आते हुए ध्रुव और परी दोनों योद्धाओं के बीच चले गए। वो योद्धा डॉक्टर परी का इंतजार कर रहे थे और उन्हें देखते ही उनकी जान में जान आ गई। तभी भेड़िया टोली में से अरशान बाहर आया और उसने डॉक्टर से परेशान होते हुए कहा, डॉक्टर परी, अगर आप अगले 2 मिनट में यहां नहीं आती तो हम लोग आपको खोजने के लिए निकलने ही वाले थे। इतना कहकर उसने देखा कि परी के पीछे एक लड़का भी चलकर आ रहा था। लड़के को अकेले आते देख अरशान ने मुस्कुराते हुए परी से सवाल किया, ये लड़का कौन है? उसके सवाल पर डॉक्टर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ये भी योद्धाओं में से एक है। मैं दवा के लिए कुछ सामान ढूंढने गई थी और ये मुझे वहीं मिल गया। दरअसल ये वहां। इतना कहकर वो पलटकर ध्रुव की तरफ देखने लगी और ध्रुव समझ गया था कि आगे की बात उसे संभालनी पड़ेगी और इसलिए उसने तुरंत डॉक्टर की बात को पूरा करते हुए कहा, मैं वहां हल्का होने गया था। वो क्या, मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ा रहा है। ये सुनकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अरशान से हड़बड़ाते हुए आगे कहा, हाँ, तुम तो जानते ही हो कि ये जंगल अक्सर लोगों की हालत खराब कर देता है। वैसे अरशान, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि अभी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए और रास्ता तय करना बाकी है। इस पर अरशान ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर। इसके बाद उसने देखा कि डॉक्टर वहां से जाने लगी और ध्रुव ने भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया ही था कि अरशान ने अचानक अपना हाथ उसके सामने लाकर उसे रोक दिया। ये देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अरशान से पूछा, अरशान जी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? ये सुनकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अरशान ने ध्रुव से कहा, फिलहाल तो नहीं। तुम वही 2 सितारे वाले एकलव्य हो ना, जिसकी ताकत से सभी योद्धा दंग रह गए थे। मैंने अपने योद्धाओं से सुना है तुम्हारे बारे में, काफी ताकतवर मालूम होते हो तुम। अरशान की इस तारीफ पर ध्रुव ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए जवाब दिया, वो तो मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है और कुछ नहीं। ध्रुव का जवाब सुनने के बाद अरशान ने उसे गौर से देखा और तभी ध्रुव अपने हाथ की अंगूठियां छिपाने लगा। लेकिन तभी अरशान ने ध्रुव से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम भेड़िया टोली के मेंबर बनना चाहोगे? हमारी टोली तुम्हारे जैसे ताकतवर लोगों के लिए ही है और हमारे साथ रहकर तुम इस इलाके के खतरे से भी बच जाओगे। नहीं तो यहाँ अकेले घूमना बहुत खतरनाक है और ये बात तो शायद तुम अब तक समझ ही गए होंगे। उसकी बात सुनकर ध्रुव समझ गया था कि अरशान उसे टोली में शामिल करने की कोशिश कर रहा था और इस पर ध्रुव ने अपनी नाक रगड़ते हुए अरशान से कहा, माफी चाहूंगा लेकिन मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ और सच कहूं तो आपकी टोली में आने के बाद मैं जितना आपके काम आऊंगा उससे ज्यादा आपके लिए परेशानी की वजह बन जाऊंगा। इसलिए मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों के लिए काम बहुत जरूरी है और मेरे लिए वो सिर्फ वक्त बिताने का एक जरिया है। ध्रुव की बात सुनकर अरशान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन छोटे भाई, अगर कभी भी तुम्हारा मन बदले तो मुझे जरूर याद करना। भेड़िया टोली ताकतवर लोगों के लिए हमेशा खुली रहेगी। ये सुनकर ध्रुव अपना सिर झुकाकर वहां से आगे जाने लगा। फिर अरशान ने देखा कि ध्रुव सबसे आगे खड़े योद्धाओं के साथ जाकर मिल गया था। उसे वहां देखकर अरशान की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। अंदर ही अंदर वो ध्रुव के मना करने से नाराज हो गया था और उसने इस नाराजगी में ही अपनी मुट्ठी बंद करते हुए खुद से कहा, लड़के, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे प्लान की धज्जियां नहीं उड़ाओगे, नहीं तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम कितने ताकतवर हो और अपने योद्धाओं से कहकर तुम इस जंगल में बंधवा दूंगा ताकि तुम कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाओ। दूसरी ओर बहुत आराम कर लेने के बाद सभी योद्धा एक बार फिर अपने काम पर निकल पड़े। वो इस वक्त जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता पहले के मुकाबले काफी शांत था। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें रास्ते में कोई तिलस्मी जानवर नहीं मिले, बल्कि उन पर तो जानवरों ने 2 बार हमला भी किया, लेकिन योद्धाओं ने दोनों हमले नाकाम कर दिए और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। आखिरकार जब वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने गौर किया कि अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था और फिर जैसे ही सभी ने अपनी नजरें नीचे की तो उन्हें वहां पर अलग अलग तरीके के फूल और जड़ी बूटियां दिखाई देने लगी। उन पौधों की वजह से हवा में दवा जैसी महक थी, जिसे अंदर लेते ही सभी योद्धाओं में चुस्ती आने लगी। तभी डॉक्टर परी ने आगे आकर सभी योद्धाओं से कहा, सभी लोग ध्यान दें, हम लोग यहीं पर कैंप लगाएंगे और ध्यान रखिएगा कि गलती से भी अपने आसपास के पौधों को किसी तरह का नुकसान मत पहुंचाइएगा क्योंकि ये पौधे बहुत बेशकीमती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सभी योद्धाओं ने तुरंत तेज आवाज में उसे भरोसा दिलाया और फिर सभी उस जगह पर ध्यान से अपने अपने तंबू गाड़ने लगे। इस दौरान ध्रुव ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि डॉक्टर के एक बार कहने पर सभी योद्धा कैसे फुर्ती से काम करने लगे। इससे उसे समझ आ गया कि सभी योद्धाओं के वहां आने की वजह 500 सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि खुद डॉक्टर परी थी। फिर अपना सिर हिलाते हुए उसने डॉक्टर की तरफ देखा, जो इस वक्त अपने साथ के कुछ लोगों को दवा के लिए जरूरी पौधे तोड़ने के बारे में बता रही थी। इस इलाके के फूल पौधे पूरे जंगल में सबसे ज्यादा थे क्योंकि यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा था जो पेड़ पौधों की उगने में मदद करता था। लेकिन ये फूल पौधे जंगल के सबसे असरदार पौधे नहीं थे। वो पौधे एक अलग इलाके में थे जो बहुत ही खतरनाक माना जाता था। जंगल बहुत ज्यादा बड़ा था और खुद नील गुलाब दवाघर की टीम भी आज तक उसे पूरी तरह से नहीं देख पाई थी। और ध्रुव और बाकी सभी योद्धा फिलहाल जहां तंबू गाड़ रहे थे वो जगह उस पूरे इलाके का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थी। तभी ध्रुव ने चुपके से दवा के लिए पौधों और बाकी जड़ी बूटियों को ढूंढना शुरू कर दिया। वो पौधों को गौर से देखता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे अपनी दवा के काम आने वाले पौधे नहीं दिखे। फिर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा तो ध्रुव समझदारी दिखाते हुए वापस योद्धाओं के पास लौट आया।
इसकी वजह यह भी थी कि वो जानता था कि उसकी शक्तियों के बावजूद उसे अकेले जंगल में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि हो सकता था कि तिलस्मी जानवर झुंड में उस पर हमला कर दें, जिससे बचना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। फिर वापस लौटने पर ध्रुव ने देखा कि वहां बहुत से सफेद तंबू गाड़ दिए गए थे और अब कुछ योद्धा रात के खाने की तैयारी में जुट गए थे। इसी बीच ध्रुव की नजर डॉक्टर परी पर पड़ी, जिसके पीछे अरशान चक्कर लगा रहा था। तभी अचानक से जैसे दोनों को कुछ एहसास हुआ और दोनों ध्रुव की तरफ देखने लगे। तीनों इस वक्त एक दूसरे को ही देख रहे थे, लेकिन तीनों के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। फिर ध्रुव ने दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुराना शुरू कर दिया और उसके बाद वो पलटकर एक तंबू की ओर जाने लगा। ध्रुव को जाते देख अरशान ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर से कहा, मुझे लगता है ये लड़का काफी ताकतवर है और शायद आगे जाकर वो ऐसे रैंक पर पहुंच जाए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर डॉक्टर ने मुस्कुराकर अरशान की बात का जवाब दिया, शायद, या फिर शायद नहीं, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही हमें दे पाएगा। खैर, मैं जाकर तोड़े गए पौधों की जांच कर लेती हूँ और इस दौरान कैंप की देखरेख के लिए मुझे तुम्हें परेशान करना होगा अरशान। उम्मीद करती हूँ तुम मेरी मदद करोगे, हमेशा की तरह। डॉक्टर की इस बात पर अरशान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और डॉक्टर को पौधों की जांच करने का इशारा किया। अब जो अरशान कैंप की देखरेख करने के लिए मान गया था, तो डॉक्टर परी खुशी खुशी एक बड़े से तंबू के अंदर चली गई जो कैंप के बीचों बीच लगाया गया था। उसे अंदर जाते देख मुस्कुराते हुए अरशान ने अचानक गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद की और ध्रुव के बारे में कुछ सोचते हुए वो भी कैंप की देखरेख करने में जुट गया। धीरे धीरे सूरज पूरी तरह से पहाड़ों में डूब गया और पेड़ की टहनियों से लटकते पत्ते अचानक खूंखार जानवरों की परछाई जैसे दिखने लगे। रात होते ही कैंप में भी सन्नाटा छा गया और निगरानी कर रही योद्धाओं के अलावा वहां सिर्फ आग में जल रही लकड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी घने अंधेरे में एक तंबू में से एक परछाई बाहर आई और चुपके से निगरानी रख रहे योद्धाओं की नजर से बचकर चुपचाप जंगल की ओर जाने लगी। उस परछाई के जाने के कुछ देर बाद एक और परछाई दूसरे तंबू से निकलकर जंगल की ओर बढ़ने लगी। सुनसान अंधेरे जंगल में भेड़िए की चीख के बीच दोनों परछाइयां कैंप से काफी दूर जाती हुई दिखाई दे रही थीं। और इसी घने अंधेरे में ध्रुव ने अपना सिर उठाकर चांद की रोशनी से चमक रही डॉक्टर को देखा, जो उसके ठीक आगे चल रही थी। वो मुस्कुराते हुए डॉक्टर के बगल में चलने लगा और उसने मुड़कर डॉक्टर से कहा, खजाने की खोज शुरू होने वाली है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर को उस स्याह रात के बावजूद ध्रुव का उत्साह साफ समझ आ रहा था, जिसकी वजह से वो भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। फिर जंगली जानवरों से बचते बचाते वो दोनों चांद की रोशनी में उस गुफा तक पहुंचे जहां वो कुछ घंटों पहले भी आए थे। गुफा के अंदर घुसने से पहले ध्रुव ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे सवाल किया, क्या कहती हो डॉक्टर, रोमांच आगे बढ़ाया जाए? इस पर डॉक्टर ने अपना सिर हिलाते हुए झुककर थोड़ी सूखी लकड़ियां उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने लकड़ियों को मोड़ते हुए उन्हें मशाल जैसा बना दिया और फिर मशालों पर एक पीला पाउडर छिड़कते हुए माचिस से उन्हें जलाना शुरू कर दिया। जैसे ही दोनों मशालें जल गईं, तो उसने ध्रुव को एक मशाल पकड़ाते हुए कहा, इसे पकड़ो और चलना शुरू करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मर्द होने की वजह से एक लड़की को आगे नहीं चलने दोगे। इस पर ध्रुव ने मशाल ऊपर उठाकर चेहरे के पास लाते हुए कहा, साथ अंदर चलते हैं। अभी मेरा भरोसा तुम पर इतना भी नहीं हुआ है कि मैं तुम्हें अपनी पीठ दिखा सकूं। याद है ना, तुमने आज दोपहर को ही मुझ पर पीछे से हमला किया था। यह सुनकर डॉक्टर ने तुरंत हड़बड़ाते हुए ध्रुव से कहा, लेकिन तब हालात दूसरे थे। उसकी आवाज में उसकी निराशा झलक रही थी। आमतौर पर योद्धा हमेशा डॉक्टर की बात माना करते थे, लेकिन ध्रुव उन सबसे अलग था, क्योंकि उसे इस लड़की पर अभी भी थोड़ा शक हो रहा था। इसलिए परी मनी मन सोचने लगी कि ना जाने ध्रुव उससे खतरा क्यों महसूस कर रहा था, जबकि उसके पास तो ध्रुव से पूरे 2 सितारे कम थे। इसका मतलब ध्रुव ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद डॉक्टर से अंदर ही अंदर खतरा महसूस कर रहा था। और तभी ध्रुव ने डॉक्टर से आगे कहा, देखो बुरा मत मानना, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही जिंदगी है और मैं किसी भी हाल में इसे खोना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि अक्सर पिक्चरों में हीरो हमेशा आगे चलते हैं, लेकिन हकीकत में हीरो वही होता है जो जिंदा बचता है, क्योंकि उसे एक जिंदगी के साथ न जाने कितनी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। इसलिए पहले तुम अंदर जाओ। यह सुनकर परी ने तुरंत ध्रुव से चिढ़ते हुए कहा, नहीं पहले तुम। इस पर ध्रुव ने परी को धमकाते हुए जवाब दिया, देखो इससे पहले कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें अंदर फेंक दूं, बेहतर होगा कि तुम खुद आगे चली जाओ, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बहस करते रहे तो सुबह हो जाएगी और हम अपना काम भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज। इतना कहकर ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। इसके बाद डॉक्टर परी ने चिढ़ते हुए ध्रुव की बात मान ली और मशाल हाथ में लिए वो आगे जाने लगी। फिर उसके पीछे पीछे ध्रुव भी मुस्कुराते हुए गुफा के अंदर घुसा और फिर वो दोनों गुफा के अंधेरे में चल ही रहे थे कि अचानक डॉक्टर का पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि ध्रुव ने तुरंत उसे गिरने से बचाया। उसके बाद अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए ध्रुव ने परी की आंखों में देखते हुए उससे कहा, ध्यान से देखकर चलिए डॉक्टर साहिबा, यहाँ सांप बिच्छुओं के अलावा और भी खतरनाक कीड़े हो सकते हैं, और अगर आप गलती से भी घायल हो गई ना, तो ना जाने कितने योद्धा इसी जंगल में खुदकुशी कर लेंगे। ये सुनकर परी ने खुद को संभाला और फिर गुस्से से मुंह फुलाकर उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। उसके बाद वो जमीन पर गिरी मशाल उठाकर वापस चलने लगी। डॉक्टर परी को इस तरह गुस्से से जाते देख ध्रुव ने मजाक के अंदाज में खुद से कहा, बताओ जरा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। हम तो बेचारे आशिकों की जान बचाना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबा है कि हमें ही डांट रही हैं।
कोई बात नहीं ध्रुव, तू फिर भी अपनी भलाई मत छोड़ना। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए डॉक्टर के पीछे भागा और वो दोनों गुफा के अंदर जाते गए। चलते चलते ध्रुव ये बात जानने के लिए बेताब होने लगा कि आखिर उस गुफा में पूर्वजों ने छुपा के क्या रखा था। और यही सोचते सोचते वो गुफा की दीवारों पर बनी आकृतियां देखने लगा। आकृतियां देखते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे छोटी होने लगी, क्योंकि उसने देखा कि सभी आकृतियों में एक चीज कॉमन थी, और वो चीज थी एक बड़ा सा खतरनाक दिखने वाला पथरीला सांप। आकृतियों में वो सांप कभी लोगों पर हमला कर रहा था तो कभी लोग बचने के लिए उस पर हमला कर रहे थे। ये देखते हुए ध्रुव को लगा कि कहीं पूर्वज गुफा में आने वालों के लिए कोई संदेश तो नहीं देना चाह रहे थे कि तभी अचानक गुफा के अंधेरे से किसी भारी पत्थर के जमीन पर गिरने की आवाज आई। उस भारी आवाज को सुनकर ध्रुव ने तुरंत अंधेरे की तरफ देखते हुए घबराहट भरी आवाज में कहा, डॉक्टर परी, डॉक्टर आगे सब ठीक तो है ना? जवाब न मिलने पर वो हड़बड़ाते हुए आगे आया और फिर उसने देखा कि डॉक्टर परी थोड़ा आगे खड़ी हुई थी। उसके हाथ से उसकी मशाल गिरकर जमीन पर पड़ी हुई थी और उसे देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या डॉक्टर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वो इतना कहकर परी के बगल में आकर खड़ा हुआ कि तभी उसकी नजर परी पर पड़ी और उसने देखा कि इस वक्त परी डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में डर की झलक देखते हुए ध्रुव ने आगे की तरफ नजर घुमाई और देखा कि गुफा की दीवारों में जैसा सांप बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही पथरीला सांप उनकी आंखों के सामने था। वो सांप गुफा में आराम कर रहा था और किस्मत से उसे ध्रुव और डॉक्टर के वहां होने की अब तक कोई खबर नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी उसे देखते ही ध्रुव के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगी। और तभी डॉक्टर परी ने कांपती आवाज में ध्रुव से सवाल किया, हम अब आगे क्या करें? तो कैसे करेगा ध्रुव इस पथरीले सांप का मुकाबला? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ।